A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12th. Name of the chapter is linear programming. This one is the third lecture. So I will continue from the previous lecture. If you still not watched the previous two videos, so please go to my channel and select the class 12th linear programming. You will find all that videos in my YouTube channel. In that videos, I explain each and every concept related to the linear programming that I explain in very detail. So please do watch that videos first. Then do continue on this video. So this video is especially for those students which already seen my videos first and 2. So this one is a part 3 on the LPP. So look at the board. Question number 6. यहाँ तक क्वेश्चन नंबर हम 5th कंप्लीट कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर हमने 6 स्टार्ट किया था, तो वहां से मैं अब कंटिन्यू करने जा रहा हूं. विटामिन ए एंड बी आर फाउंड इन 2 डिफरेंट फूड्स F1 एंड F2. आपको पता है 2 टाइप्स ऑफ फूड्स है, तो फूड्स को हम कैसे लेते हैं, या तो रो में यूज करेंगे या कॉलम में, और उसके कंस्ट्रेंट्स को अपोजिट में यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूं रोज एंड कॉलम. आपको पता है एलपीपी में क्या बनाई जाती है आपकी रोज एंड कॉलम. अब आपको यहां दिखाई देता है 2 टाइप्स ऑफ फूड है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं ये मेरा फूड 1 है, ये फूड 2 है. इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, F1 एंड F2. फिर इसमें कहा कि विटामिन ए एंड विटामिन बी. अब इसको मतलब आपको ये पता है कि फूड में क्या होते हैं, विटामिन होते हैं. इट मींस हम यहाँ पे फूड लिया है तो इसके कंस्ट्रेंट्स आपको कहाँ लेने हैं, कॉलम में. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं विटामिन ए और विटामिन बी. अब ये आपको मैट्रिक्स फिल करनी है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. तो प्लीज डू रीड द स्टेटमेंट. फूड F1 contain 2 units of vitamin A. इट मीन्स F1 ये रहा और विटामिन ए ये रहा. कितने यूनिट्स है, 2 यूनिट्स. 3 units of vitamin B. तो 3 units of vitamin D. Look at the next part. 1 unit of food F2 की बात कर रहे हैं. Contain 4 units of vitamin A. 4 units of vitamin A and 2 units of vitamin B and 2 units of vitamin B. Next part क्या कहता है, 1 food F1 and 1 food F2. मतलब दोनों फूड की बात कर रहा है. कोस्ट, इसका मतलब एक नया पैरामीटर आ गया कोस्ट. तो अब यहाँ पे हम एक कॉलम और बनाते हैं किसका, कोस्ट. इट मींस फर्स्ट हम बात कर रहे हैं फूड F1 की और सेकंड टाइम बात कर रहे हैं फूड F2. इट मींस जो फर्स्ट कॉस्ट होगी वो F1 की होगी और सेकंड कॉस्ट होगी F2 की. तो फर्स्ट की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज एंड सेकंड की कॉस्ट है 2.5 रुपीज. अब हमें यहाँ कॉस्ट भी मिल गई है. नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए. द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट. मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट का मतलब क्या, जब आप फूड खाते हो तो फूड में विटामिन होने जरूरी है, अदरवाइज विटामिन की कमी से क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ के डिसीजेस आपको हो सकते हैं. इसलिए क्या है, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द विटामिन. तो वो रिक्वायरमेंट्स आपको गिवन है. मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट्स फॉर ए पर्सन ऑफ विटामिन ए एंड बी इज 40 एंड 50. इट मीन्स क्या, डेली रिक्वायरमेंट. हम डेली के अकॉर्डिंग बनाने जा रहे हैं कि डेली कितनी रिक्वायरमेंट है. तो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट कितनी है, 40 और विटामिन बी की रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी, 50. इतना क्लियर हो गया. तो यहां तक हमारी टेबल बन गई. नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए. फाइंड द ऑप्टिमम मिक्सचर ऑफ F1 एंड F2. अब आपको दोनों का मिक्सचर बनाना है कि 2 फूड है उसको ऐसे मिक्स करना है. कैसे मिक्स करना है, एट द मिनिमाइजेशन कॉस्ट, ताकि आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और कॉस्ट भी क्या हो, आपकी कम पड़े. दैट इज द, इसका मतलब आप एक रेस्टोरेंट चलाने वाले हो, आपको फूड्स बनाने हैं, फूड को सर्व करना है. आपके पास 2 टाइप के फूड से उनके कंस्टेंट्स आपको गिवन है. तो नेचुरली आप रेस्टोरेंट चलाते हो तो आपका मेन पर्पस क्या रहेगा, जो आपकी कॉस्ट आती है, कॉस्टिंग आती है, उसको मिनिमाइज करना. तो यही आपका यहाँ फंक्शन है कि मिनिमाइज द कॉस्ट. तो यहाँ 2 फूड से आप इन दोनों को मिक्स करके एक नया फूड बनाना चाहोगे जिसकी कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो सके, ताकि आपको प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए. तो ये स्टेप हमारा हो गया. अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अब इसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट बनाएंगे
और उसका क्या कहते हैं, उसको मैथमेटिकली मॉडल ऑफ द एलपी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द फुल। नोट कर लिया आपने। अब मैं इसको एक एक पार्ट को रिमूव कर रहा हूं, जिसका यूज नहीं है वो मैं यहाँ पे रब कर रहा हूं, और फिर इसको मैथमेटिकल मॉडल में लिखेंगे। पहली लाइन विटामिन ए एंड बी आर फाउंड इन 2 फूड्स, हम बना चुके, इसका कोई यूज नहीं है, मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट पार्ट था फूड F1 कंटेनिंग यूनिट, ये भी हम बना चुके हैं, इसको भी मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट पार्ट था कोस्ट, वो भी है। अब जो मेन पार्ट है, अब मैं यहां पे आपको शो करूंगा कि यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पे लाइन मैंने थी, मैंने इसको यहां रब नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इसका यूज नहीं हुआ अभी। क्या कहा इसमें? इसने कहा है मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट। यहां से एक चीज निकली क्या, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, जो आप फूड खाते हैं उसमें विटामिन है, तो विटामिन की इसने कहा है कि जो मिनिमम विटामिन होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते। तो यहां मिनिमम विटामिन कितने का है आपको 40। यहां किसकी बात कर रहे हैं हम? मिनिमम की, लिखा हुआ है ना मिनिमम। इसका मतलब क्या है, 40 विटामिन तो होने चाहिए, 40 यूनिट्स के विटामिन होने चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मिनिमम कहा है, तो फूड में यदि आप खाना थोड़ा ज्यादा कर लेते हो वो आपको इतना हार्मफुल नहीं होता। एक्सेस में खाओगे तो नुकसान होगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं। इट मींस क्या है, यहाँ मिनिमम है, इससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। यदि इससे कम होगी तो विटामिन की कमी से जो आपको डिसीजेस हो सकते हैं वो हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे कहने का मेन पर्पस है। अब यहाँ पे आपको पता है सबसे पहला मेन पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना। तो सबसे पहले मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से डिनोट करते हैं। यहां मेन पर्पस क्या है, मिनिमाइजेशन, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं जेड मिनिमम। जेड मिनिमम क्या मतलब है, कोस्ट मिनिमम। अब आपको कोस्ट ये दिखाई दे रही है, कोस्ट को मिनिमम करना है। आपने फूड F1 कितने थे फूड, 1 यूनिट बनाई, 2 यूनिट बनाई, 3 यूनिट बनाई, कितने यूनिट्स ऑफ फूड आप प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं लेट किया। तो इसलिए पहले मैं लेट कर लेता हूं, यहां पर लेट number of units of food F1, इसको मैं लेट कर लेता हूं X। सिमिलरली F2 की यूनिट्स को क्या लेट कर लेता हूं मैं Y। तो आपको पता है एक यूनिट की कॉस्ट 5 रुपीज है, आपने कितनी यूनिट बनाई X, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फूड F1 की कितनी होगी 5 into X प्लस, क्योंकि आप इन दोनों को मिक्सचर बना रहे हो तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट भी होगी। एक यूनिट की कॉस्ट है 2.5 रुपीज, तो आपने y यूनिट बनाई तो y इंटू 2.5, इट मीन्स 2.50 y। दिस इज द क्या बन गया आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब आपको ये पता है विटामिन ए और की मिनिमम की रिक्वायरमेंट पता है। अब इसका यूज खत्म हो गया। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब आपको क्या बनाना है, कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं। पहला कंस्ट्रेंट है विटामिन कि एक फूड में 2 यूनिट्स विटामिन की यूज होती है। तो आपने कितने फूड यूनिट बनाए हैं, आपने X यूनिट्स, और फूड F2 कितने यूनिट्स बनाए हैं, Y यूनिट। तो एक यूनिट में 2 विटामिन यूज होते हैं, तो X यूनिट में कितने विटामिन यूज होंगे 2X, प्लस फूड F2 में भी विटामिन वही यूज हो रहे हैं 4 यूनिट, तो 4 into Y। और ये कहा है मिनिमम, इसका मतलब ये जो विटामिन है ये मिनिमम है, तो मैक्सिमम हो सकते हैं। इट मींस ये वैल्यू ग्रेटर हो सकती है किससे, 40 से, लेकिन कम नहीं हो सकती। ऐसे सेम विटामिन बी की बात करते तो ये क्या बन गया 3x प्लस 2y, ये भी मिनिमम है। इट मींस ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू कितने आ गए 50। और आपको पता है x और y हम कितनी बार रीड कर चुके, नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप लेट करते हैं वो नेवर बी नेगेटिव। सो इट मींस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दीज आर द क्या बन गए ये हमारे कंस्ट्रेंट्स, और ये क्या बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा मैथमेटिकली मॉडल। आई होप आपको समझ आया होगा।
यदि नहीं समझ आया तो पहले आप फर्स्ट 2 वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर वे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या टॉपिक है। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। Now look at the board question number 7. A diet is to contain at least 80 units of vitamin A. इसका मतलब यहाँ पे एक डाइट है, डाइट में फूड होगा, उसमें क्या यूज हो रहा है, विटामिन ए, एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। 2 foods F1 and F2 आर अवेलेबल। इसका मतलब वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। 2 foods है, हम टेबल बनाएंगे, वही टेबल आपको बनानी है। ये आपका फर्स्ट फूड है F1, ये सेकंड फूड है F2। क्या क्या चीज दी गई है यहाँ पे, एक आपको विटामिन दिए गए हैं और एक क्या चीज दी गई है, मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स है। आपसे क्या कहा, एक डाइट में एटलीस्ट 80 यूनिट्स। इसका मीनिंग समझिएगा, एटलीस्ट मिनिमम 80 यूनिट्स है। इसका मतलब यहां लिख रहा हूं मैं, यहां पर मिनिमम कितने हैं, 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। और मिनिमम मिनरल्स यहां पे कितने हो गए, 100 यूनिट्स। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए। फूड F1 कॉस्ट, इसका मतलब आपको एक फैक्टर दे दिया कॉस्ट, तो यहां पे हम एक फैक्टर और ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉस्ट। कॉस्ट क्या कहती है, F1 कॉस्ट ₹4। F1 की कॉस्ट कितनी है, ₹4 पर यूनिट, एंड F2 कॉस्ट ₹5 और F2 की कॉस्ट कितनी है, ₹5। आगे पढ़िए, 1 यूनिट ऑफ फूड, 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन एटलीस्ट 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। इसका मतलब 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन एंड 4 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट रीड करिए। 1 यूनिट ऑफ F2 कंटेन एटलीस्ट 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। इतना क्लियर हो गया, यहां तक पार्ट हो गया। आगे पढ़िए। इफ इट इज डिजायर टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट फॉर द डाइट दैट कंटेन अ मिक्सचर। ऐसी डाइट बनाई जाए जिसकी कॉस्ट क्या हो, मिनिमम। इट मीन सेम क्वेश्चन है वो, तो सेम तरीके से करना है। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है, अब तो सोल्व करना काफी इजी हो जाता है। मिनिमाइजेशन कॉस्ट है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से लिखेंगे, मिनिमाइजेशन करना है इसलिए जेड मिनिमम। कॉस्ट कैसे निकालते हो, 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, ₹4। आपने कितनी यूनिट्स बनाई नहीं पता, इसका मतलब लेट करना पड़ेगा पहले नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ F1 फूड। इसको क्या लेट कर लिया हमने, X। ऐसे ही क्या लेट कर लिया, Y। 1 यूनिट की कॉस्ट 4 है, आपने कितनी यूनिट बनाई, X। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी फूड F1 की, X इंटू 4x प्लस 1 यूनिट की कॉस्ट 5 है, आपने F2 फूड की कितनी यूनिट्स बनाई, Y। तो 5 इंटू Y 5y। दिस वन इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद क्या लिखना है आपको, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का पहला फैक्टर क्या है, यहां आ रहा है। पहले तो ये देखो, विटामिन ए, विटामिन ए है, तो प्लीज विटामिन। अब आपको यहां पे थोड़ा पजल हो जाओगे, क्योंकि यहां पे क्या दिया गया है, एक बार प्लीज विटामिन और आपने जो स्टेटमेंट लिखी है ना, इसको एक बार दोबारा रीड करिए प्लीज। नहीं ठीक है, बिल्कुल स्टेटमेंट वही है, कोई चेंज नहीं है। मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि शायद वो क्वेश्चन हो, नहीं। अब ध्यान से देखिए, वही चीज गिवन थी। अब पहला हो गया कंस्ट्रेंट्स। अब किसकी बात करते हैं हम, पहला कंस्ट्रेंट विटामिन। 3 यूनिट्स एक फूड को बनाने में यूज होता है F1। तो आपने कितनी यूनिट्स बनाई, X यूनिट्स। तो विटामिन ए, सॉरी विटामिन कितना यूज हो गया, 3 इंटू X 3x प्लस विटामिन
फूड में भी सेकंड में भी यूज हो रहा है, 1 यूनिट में 6 यूनिट यूज होती है, तो आपने y यूनिट बनाई तो कितना यूनिट यूज हो गया 6y। ये क्या निकला आपका विटामिन। और आप यहां देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है मिनिमम 80, इसका मतलब विटामिन इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या इनइक्वालिटी आएगी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80, लेस नहीं आ सकता क्योंकि मिनिमम है ये। ऐसे ही मिनरल्स की भी दी हुई है, 4 यूनिट्स एक फूड में यूज होती है, तो x यूनिट्स बनाई तो सिमिलरली लिख सकते हो, बनाना आसान होता है 4x प्लस में 3y। ये भी क्या है मिनिमम है, इट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 100 कंप्लीट। और आपको पता है यहां दो चीज यूज करिए, x वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज also greater than equal to 0. That is the answer. So these are the constraints and these are the आपका minimization of the objective function. कितना इजी है, तो टेबल बना ली तो आपने समझ के चलिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है ध्यान से समझिएगा, ये अलग टाइप का, ये डाइट विटामिन का नहीं है, डिफरेंट टाइप से है, समझिएगा इजी है क्वेश्चन। अनिल wants to invest, अनिल क्या करना चाहता है इन्वेस्ट करना चाहता है एट मोस्ट ₹12,000 इन बॉन्ड्स ए एंड बी। मतलब दो टाइप के बॉन्ड समझते हो ना, एक कुछ ऐसा चीज खरीदी जाती है, किसी से आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट और शेयरिंग परसेंटेज ऑफ एनी कंपनी, इसको क्या कहते हैं बॉन्ड। कि एक पर्टिकुलर इतने रुपीस का एक बॉन्ड होता है जो हम किसी भी कंपनी का परचेज कर सकते हैं और हमें उस पर क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, बॉन्ड का एक बेनिफिट क्या होता है, कभी भी आपको नुकसान नहीं होता, लॉस नहीं होता। लेकिन जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, बट बॉन्ड्स आपको हमेशा क्या देते हैं प्रॉफिट, दैट इज इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या है आपके, हम टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है दो बॉन्ड्स है, this one is bond A and this one is bond B। दो टाइप के बॉन्ड्स है और इन बॉन्ड्स में कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसने ये कहा है कि एट मोस्ट 12,000, मतलब मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोनों बॉन्ड में ए एंड बी में 12,000। तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा है ए में नहीं पता, इसमें सबसे पहले आपको लेट करना होगा कि ए में कितना इन्वेस्ट करते हो और बी में कितना करते हो। इतना क्लियर है, तो मैं लेट मान लेता हूं, लेट इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड ए, उसको क्या लेट कर लेता हूं मैं, यहां पे लेट कर लेता हूं एक्स। एक्स में कितना इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड ए में कितना है एक्स। तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड बी कितना होगा, नेचुरली आपको दिखाई देता है यहाँ पे कितना है मैक्सिमम 12,000 है, या सिंपल हम यहाँ पे क्या लेट कर ले y ही लेट कर लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इजीली। तो हम इन्वेस्टमेंट इन ए में क्या लेट कर लिया हमने x और इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड बी में क्या लेट कर लिया y। यहां तक समझ आ गया। अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट्स फिल करने हैं, कंस्ट्रेंट्स के लिए नेक्स्ट लाइन रीड करनी होगी। अब रीड करिए, यहां तक रीड हो गई। अकॉर्डिंग टू द रूल, रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ही हैज टू इन्वेस्ट, ये दिया हुआ है एटलीस्ट 2,000 इन बॉन्ड ए। रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब आप दो बॉन्ड लेते हो तो पहला बॉन्ड ये है कि ए बॉन्ड में एटलीस्ट 2,000 इन्वेस्ट करने जरूरी है। इसका मतलब हमने एक्स इन्वेस्ट करे, लेकिन ये क्या कहता है कि 2,000 से कम नहीं कर सकते। क्या कंडीशन मिल गई, इसका मतलब जो एक्स है वो 2,000 से कम नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट मिल गया, क्या मिल गया, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 2,000। पहला समझ आया, कहा ना इसने कि 2,000 से कम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो हमने 2,000 से ज्यादा ले लिया। ऐसे ही नेक्स्ट रीड करिए, एटलीस्ट 4,000 इन बॉन्ड बी। ये भी कहता है कि बी बॉन्ड में मिनिमम कितना कर सकते हैं इन्वेस्ट 4,000 से कम, इसका मतलब मजबूरी है 4,000 से ज्यादा या 4,000 तक इन्वेस्टमेंट करना है। और बॉन्ड बी में कितना इन्वेस्ट किया है y,
इसका मतलब y शुड बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4000। क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको? y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 4000। दो कंस्टेंट मिल गए यहां तक। अब नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ए इज 8% पर एनम। एक साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिलता है, 8%। इसका मतलब 8% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये क्या है आपका प्रॉफिट हो गई, अर्निंग हो गई। आपने बॉन्ड में मनी तो इन्वेस्टमेंट कर दी, अब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इंटरेस्ट ये क्या है आपकी अर्निंग है, इसका मतलब ये कमाई है आपकी। तो नेक्स्ट में आपको जो लास्ट लाइन पढ़िए, हाउ मच ही इन्वेस्टेड टू अर्न मैक्सिमम ईयरली इनकम। उसको अपनी इनकम बनानी है कि इनकम कितनी बढ़े, इनकम का मतलब सैलरी। सो सैलरी कहां से मिलेगी उसको, इंटरेस्ट से मिलेगी। तो बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट हो गई वो तो हो गई, अब उन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसकी क्या है, अर्निंग है। क्लियर है? तो इसमें क्या करता है कि फॉर्मुलेट दिस एज एलपीपी, हाउ मच इन्वेस्टेड टू अर्न मैक्सिमम। इसका मतलब आपको प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमम करना है। प्रॉफिट कहां से आएगा, इंटरेस्ट से। तो इसका मतलब आपका मेन पर्पस क्या रहा, इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है। क्लियर है? ये पता चल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट। तो ए बॉन्ड पे कितने इंटरेस्ट मिलता है, 8%, और बी पे कितना मिलता है, 10%। यहां तक समझ आया? इट मीन्स हमने स्टेटमेंट पूरी पढ़ ली, और स्टेटमेंट में जस्ट यही कहा है। इसका मतलब मैं स्टेटमेंट को रब कर दूं, और आप भी 2 मिनट इसको पॉज करिए वीडियो को, और स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करिए, और फिर देखिए क्या समझ आया या नहीं आया। दोबारा मैं एक बार रिपीट करा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है ये। पहले इसने कहा अनिल वांट्स टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 12,000 इन बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी। मतलब उसके पास 12,000 से ज्यादा वो ए और बी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो हमने 2 बॉन्ड ले लिए ए और बी, हमें नहीं पता कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है। उसने ये कहा कि मैं एट मोस्ट मैक्सिमम 12,000 कर सकता है, लेकिन उससे कम भी कर सकता है। याद रखिए, इसका मतलब ये यहाँ पे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 12,000 नहीं ले सकते, क्योंकि वो एट मोस्ट का है, मैक्सिमम का, इससे कम हो सकती है। इसका मतलब क्या है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, यहां से हम इक्वेशन और बना सकते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो इसके लिए मुझे एक स्टेटमेंट रब करनी होगी, मैं यहां से रब करता हूं। यहां तक मीनिंग क्लियर हो गया, ए वांट्स टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 12,000 इन ए एंड बी। मैं यहां तक रीड को रब कर रहा हूं, क्योंकि यहां से एक पार्ट मिल गया कि आपने क्या कहा, दोनों के बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 12,000। 12,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब आपने ए बॉन्ड पे कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, एक्स, प्लस बी बॉन्ड पे कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, वाई। दोनों की इन्वेस्टमेंट ऐड करके 12,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब कम हो सकती है 12,000। इसका मतलब यहां से आपका एक कंस्ट्रेंट मिल गया। इतना क्लियर है? अब मैं 1 बाय 1 रब करूंगा स्टेटमेंट को। फिर इसने कहा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ही हैज टू इन्वेस्ट एटलीस्ट ₹2,000 इन बॉन्ड। हमने लिख दिया ए बॉन्ड में हमने एक्स करा, ये कहता है 2,000 कम है, तो उससे ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000। इसका मतलब ये लाइन भी हमारी अब कंप्लीट हो गई। और ऐसे ही एटलीस्ट 4,000 इन बी, बी में इन्वेस्टमेंट कितनी करिए, वाई, तो वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000। इसका मतलब ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। तो मैं यहां पे दोबारा से लिख देता हूं, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000। ये हमारा सेकेंड कंस्ट्रेंट, ये हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट। इतना क्लियर हो गया? फिर कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ए इज 8%। इसका मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो मैंने लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, बी पे कितना है, 10%। अब जो इंटरेस्ट आएगा वही क्या है, आपकी अर्निंग है। तो इसका मतलब आपका जो मिनिमाइजेशन फंक्शन है वो अर्निंग है, और अर्निंग है इंटरेस्ट। इसका मतलब दोनों का इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैं यहां पे इसको रब कर देता हूं, अब इसका कोई यूज नहीं। अब हम निकालते क्या, इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट। कैसे निकालते हैं? एक्स, ए बॉन्ड पे कितना इन्वेस्टमेंट करा आपने? एक्स, और इंटरेस्ट कितना मिलता है आपको? 8%। इसका मतलब 8% मतलब 8/100। क्लियर है? 8% मतलब 8/100। कट कर दो इसको 4 के टेबल पे, 2 4 2 जा 8 25। इसका मतलब क्या वैल्यू आ गई आपकी? 2x/25। क्लियर है? तो यहां पे जो इंटरेस्ट मिल गया आपको, इंटरेस्ट कितना मिल गया इस पे? 2x/25। ऐसे क्या निकाल देते हैं? इंटरेस्ट ऑन बी। बी बॉन्ड पे कितना इन्वेस्टमेंट करा है आपने? वाई। इंटरेस्ट कितना मिलता है? 10%। तो y का 10% कितना हो गया? y 10/100। 0 से 0, इसका मतलब कितना आ गया? y/10। इट मींस ये वैल्यू क्या आ गई? y/10। क्लियर? अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? आपके ये अर्निंग को क्या बनाना है? मैक्सिमम। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या बन गया? z, और इसको मैक्सिमाइज करना है। ये ए बॉन्ड पे आपको कितनी अर्निंग होती है? 2x/15 प्लस बी बॉन्ड पे आपको कितनी अर्निंग होती है? y/10। सो दिस वन इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड 1 2 3 दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। और दो कंस्ट्रेंट्स तो आपको ऑलरेडी पता है कौन कौन से? यस, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस आपका मैथमेटिकली मॉडल कंप्लीट। सबसे पहले ये लिखोगे, फिर तीनों कंस्ट्रेंट्स और फिर ये आपका आंसर कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। मैं भी थोड़ा सा इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में नहीं करा। आप कॉपी पे प्रॉपर पहले टेबल बनाइएगा, फिर जो लेट करना है उसको लेट करिएगा, और फिर इसको क्या करोगे? सिंप्लीफाई करिएगा। और सिंप्लीफाई करके लास्ट में जब भी मैथमेटिकली मॉडल लिखना हो तो सबसे पहले लिखना उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर उसके कंस्ट्रेंट्स। दैट इज द फाइनल आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. Question number 9. कहता है a retired person wants to invest an amount of up to ₹20,000. सेम क्वेश्चन वही है। क्या कहा कि एक रिटायर्ड पर्सन है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है कितना? अप टू 20,000, मतलब 20,000 से ज्यादा नहीं करना चाहता। तो मैं इसका मतलब मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ 20,000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है? कम हो सकता है। टेबल बनाने की जरूरत है नहीं, सेम वही बनेगी। हिज ब्रोकर रिकमेंड्स, उसके ब्रोकर ने, ब्रोकर मतलब जो उसने सलाहकार है उसका, उसने सजेस्ट किया इन्वेस्टिंग इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ए एंड बी। वही सेम सब चीजें, ए और बी, 2 टाइप के बॉन्ड से। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करता है वो? x रुपीस। इसमें कितना इन्वेस्ट करता है वो? y रुपीस। तो दोनों की इन्वेस्टमेंट मिला के 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या आ गई? x प्लस वाई नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। इतना क्लियर हुआ? पहला कंस्टेंट मिल गया। नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए। बॉन्ड ए यील्डिंग 10% रिटर्न। रिटर्न का मतलब वापसी, वापसी मतलब प्रॉफिट। इसका मतलब हम यहाँ पे रिटर्न की बात कर रहे हैं। ए पे कितना परसेंट रिटर्न होता है? 10%। एंड बॉन्ड बी यील्डिंग 15%। बॉन्ड बी पे कितना रिटर्न मिलता है हमें? 15% ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड। इसका मतलब पहले तो इसका 50% जो इन्वेस्ट किया है वही निकाल लेते हैं। तो पहले प्लीज मेक अ नोट द स्टेटमेंट। आई होप आपने स्टेटमेंट नोट की होगी। अब मैं यहां से यहां तक पार्ट को रब कर देता हूं, क्योंकि यहां तक हमारा मीनिंग क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट को रीड करना है हमें। पहले 10% ये रिटर्न मिलता है ना, तो आपको ए पे कितना रिटर्न मिलता है? तो वो ऑब्टेन कर लीजिए। रिटर्न ऑब्टेन ऑन किस पर? ए पर। आपने इन्वेस्टमेंट करी x रुपीस और कितना रिटर्न मिलता है? 10%। 0 से 0 कट गई, इसका मतलब कितना हो गया? x/10। और इसको पॉइंटों में लिखना चाहते हो तो 0.1 इंटू एक्स, ये लिख सकते हो। सॉरी क्या लिखे मैंने यहाँ पे? x/10 लिख लीजिए।
या 0.1x लिख सकते हो इसको, 0.1x ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे ही ऑन बी, बी पे कितना परसेंट रिटर्न मिलता है? 15%। आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा? y, तो y का 15%। तो कट करने की बजाय इसको पॉइंटों में लिखना चाहते हो तो पॉइंटों में लिख दो 0.15y। इट्स सिंपल है पॉइंटों में लिखना। अदरवाइज आप ऐसे भी शॉर्ट लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम करनी है, सॉल्व नहीं करना। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको क्या कहता है लास्ट में, आपको नेचुरली है वो क्या करना चाहेगा? रिटर्न मैक्सिमम करना चाहेगा। तो ध्यान से पढ़िए लास्ट में, इफ ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज रिटर्न, मैक्सिमाइज करना चाहता है, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन है। मैक्सिमाइजेशन हमारा रिटर्न फंक्शन है। और ए बॉन्ड पे हमें कितना रिटर्न मिलता है? 0.1x प्लस बी बॉन्ड पे कितना रिटर्न मिलता है हमें? 0.15y। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें मिल गया। दिस वन इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेम है और फर्स्ट कंस्ट्रेंट भी मिल गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, इसको ध्यान से रीड करना है। क्या कहता है? He decided to invest at least ₹5,000 in bond A। यहां पे क्या आ गया वर्ड? 5,000 in A। At least मतलब मिनिमम। आपने बॉन्ड ए में कितना इन्वेस्ट करा है? X। और ये कहता है कि मिनिमम कितना होना चाहिए? 5,000। तो इसका मतलब X should be greater than इक्वल टू कितना होना चाहिए? 5,000। ये आपका सेकंड कंस्ट्रेंट। आगे बढ़िए। एंड नॉट मोर देन, इसका मतलब क्या है? ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। 8,000 इन बॉन्ड बी, इसका मतलब y ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। किससे? 8,000 से। इसका मतलब ये हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट मिल गया। What should his broker suggest? उसने क्या सजेस्ट किया कि उसको इनकम मैक्सिमम। क्वेश्चन कंप्लीट। और दो कंस्ट्रेंट्स तो आपको पता ही है, यहां पे देने की जरूरत ही नहीं है वैसे तो, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी x और y की वैल्यू दी गई है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको दिखाई दे रहा है इस पूरी स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन की है, और वो क्वेश्चन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 10th। तो जो हमने ये कंटिन्यूसली मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसका मेन पर्पस यही है कि हम जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे तो आपको हर टाइप के स्टेटमेंट के फॉर्मुलेशन, इट मींस मैथमेटिकली मॉडल बनाना आ जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज में जस्ट हमें जो मैथमेटिकली मॉडल मिलता है उसको सॉल्व करना है। और थर्ड एक्सरसाइज जो है वो दोनों की कॉम्बिनेशन से, मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फॉर्मुलेट द मैथमेटिकली प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। इट मींस फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का दोनों को कंबाइन करके आपकी एक्सरसाइज थर्ड है। तो यदि आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज समझ आ जाती है, सेकंड समझ आ जाती है, तो थर्ड एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे हर टाइप की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम है ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन इज इजी, लेकिन आपको देखने में पता चलता है ये तो पूरा बोर्ड ही एक ही क्वेश्चन स्टेटमेंट से फिल हो गया, तो क्वेश्चन काफी टफ लग रहा होगा, लेकिन इतना क्वेश्चन टफ नहीं है। जस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी है और उसके बाद ये क्वेश्चन इजी बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या कहा। यहाँ पे आपको ये P और Q दिखाई दे रहा है और ये ABC। ये P और Q क्या है? एक कंपनी है। कंपनी समझते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं HCL कंपनी की बात करता हूँ जो कंप्यूटर बनाती है। तो वो कंपनी के दो प्लांट है। वो प्लांट एक P है और एक Q। एक सपोज करते हैं हरियाणा में है और एक सपोज करते हैं दिल्ली में है। तो एक हरियाणा में और एक दिल्ली में दो प्लांट है। उसका एक नाम को दे दिया हमने P प्लेस और एक नाम है Q प्लेस। अब सपोज करते हैं, अब जो वो कंप्यूटर बना रही है कंपनी फ्रॉम हरियाणा से और दिल्ली से, तो उसको आगे देने हैं सेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल उसको देने हैं 3 प्लेस पे। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ पंजाब को देने हैं, राजस्थान को देने हैं, यूपी को देने हैं। ये 3 ऐसे प्लेस है जहां पे उन कंप्यूटर को सेंड करना है। तो वो 3 प्लेस ये है A, B एंड C।
क्लियर समझाया? मतलब एक कंपनी के 2 प्लांट है और 3 जगह कंपनी को क्या करना है, अपना सामान, इट मीन्स कंप्यूटर को सेंड करना है। अब कंप्यूटर हवा में तो जाएंगे नहीं, इट मीन्स उनको यूज करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना होगा। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या, या तो आप उसको ट्रक में लोड करके करोगे या ट्रैक्टर में, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। इट मीन्स आपको समझ आया कि ये क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। अब कंप्यूटर तो हरियाणा में भी बनते हैं और दिल्ली में भी बनते हैं, तो 3 जगह आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या हरियाणा से बने कंप्यूटर यूपी में भेजे जाए या पंजाब में भेजे जाए या राजस्थान में भेजे जाए। तो भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कि यदि हरियाणा के कंप्यूटर को पंजाब में सेंड किया जाता है तो उनकी कॉस्ट वो दी गई है। ऐसे ही हरियाणा से राजस्थान में सेंड करते उनकी भी कॉस्ट है। ऐसे ही हरियाणा से यूपी सेंड करते उनकी भी कॉस्ट है। ये दिखाई गई है। इस टेबल को ध्यान से रीड करिए। जैसे ये कहता है कि इस पी प्लांट से ए प्लेस पे यदि आपको सिस्टम या जो भी आप सेंड करना चाहते हो उसकी कॉस्ट है 16 रुपीज पर यूनिट। मतलब कोई भी चीज की जो एक, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है तो एक कंप्यूटर आपका 1 यूनिट बन गया, तो इस एक कंप्यूटर को सेंड करने की कॉस्ट फ्रॉम पी प्लेस से क्यू प्लेस ए प्लेस तक उसकी कॉस्ट कितनी है, 16 रुपीज। ऐसे ही फ्रॉम पी प्लेस से बी प्लेस पे सेंड करने की कॉस्ट है 10 रुपीज। पी प्लेस से सी प्लेस पे सेंड करने की कॉस्ट 15 रुपीज। टेबल रीड करने समझ आई? ऐसे ही क्यू प्लेस पे जो प्लांट है यहां से यदि कंप्यूटर बनते हैं उनको ए प्लेस पे सेंड करना हो तो उनकी कॉस्ट 10, बी प्लेस पे सेंड करना हो तो कॉस्ट 12, सी प्लेस पे सेंड करना हो तो कॉस्ट 10। आई होप आपको समझ आई होगी टेबल क्या इंडिकेट कर रही है। लेकिन अब आपको क्या करना है, मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये प्रॉब्लम आती है कि जो प्लांट बनाए गए हैं, कंपनी ने 2 प्लांट बनाए हरियाणा में और दिल्ली में। अब नेचुरली बात है 2 प्लांट बनाए हैं, इसका मतलब डिमांड ज्यादा होगी। एक प्लांट से इतने कंप्यूटर नहीं बनते होंगे कि उनकी सप्लाई हर जगह पॉसिबल हो, इसलिए कंपनी ने 2 जगह अलग अलग प्लांट लगाए ताकि मैक्सिमम क्या उसके प्रोडक्शन हो सके। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्लांट सारी की सारी चीज, सारे की सारी आइटम या आर्टिकल्स वो पर्टिकुलर किसी को नहीं दे सकता। उसके पास रेस्ट्रिक्शंस है, उसके पास क्या है, लिमिटेशंस है कि ये प्लांट कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, क्या वो प्लांट कितनी यूनिट बना सकता है। ये चीज आपको यहाँ पे गिवन है, देखिए ध्यान से। देयर इज ए फैक्ट्री लोकेटेड एट ईच ऑफ द 2 प्लेस। 2 प्लेस आपको यहीं से पता चल गई, पी और क्यू 2 प्लेस है, 2 फैक्ट्री जहां लगी गई है। फ्रॉम दिस लोकेशन ए सर्टेन कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब जो चीज आप बना रहे हो और उसको सेल कर रहे हो। जैसे मैंने आपको सिस्टम कंप्यूटर कहा, तो ये हमारा एक कम्युनिटी आर्टिकल बन गया। इज डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द 3 डिपो, डिपो का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। 3 प्लेस ए बी सी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ए बी सी प्लेस पर उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करना है। द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपो, डिपो का मतलब क्या है, जैसे मैंने पंजाब, राजस्थान और यूपी बताया, वो वहां पे हमें सेंड करती है, कंपनी उनको देती है और वो कहते हैं कि हमें कम से कम चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में रहते हैं। अब पंजाब वालों की डिमांड ज्यादा है कि हमें तो इतने कंप्यूटर पर वीक लग जाते हैं, सेल हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक डिपो को, हर एक स्टेट को कितने कंप्यूटर चाहिए। इट मींस जो ए और बी और सी प्लेस है, डिपो है, उनकी वीकली रिक्वायरमेंट कितनी है, वो वीकली रिक्वायरमेंट दी गई है आपकी 5, 5 एंड 4 यूनिट्स। इसका मतलब है यहां एक टेबल में और लिख देता हूं, वीकली रिक्वायरमेंट, वीकली रिक्वायरमेंट कि इनकी पर मंथ की या सॉरी वीक की कितनी रिक्वायरमेंट है। ए डिपो को कितने रिक्वायरमेंट है, 5, इसको कितने रिक्वायरमेंट है, 5, और सी को कितनी रिक्वायरमेंट है, 4। क्लियर हुआ? तो ये आप ये समझ लीजिए 5, 5, 4 क्या है, इनकी पर वीक की रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए। While the production capacity, कैपेसिटी मतलब प्लांट, फैक्ट्री बना कितनी सकती है, 8 and 6 यूनिट रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो पी प्लांट है, पी फैक्ट्री है, वो 8 यूनिट बना सकता है, और जो क्यू प्लांट है वो कितनी यूनिट बना सकता है, 6।
इसका मतलब 8 और 6 कितना हो गया 14 यूनिट। इसका मतलब 14 कंप्यूटर बनते हैं। और रिक्वायरमेंट कितनी है 5 और 5 10 और 4 14। इसका मतलब दोनों प्लांट पे इतने कंप्यूटर बन जाते हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। इसका मतलब कंपनी क्या है बिल्कुल वेल सेटल है और जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी एक रिक्वायरमेंट उन्हें मिल रही है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसी को हमें मैथमेटिकली मॉडल बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे इसके लिए मैं इस सबको रब करने जा रहा हूं। सिर्फ इसका यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्लीज एटलीस्ट 2 times read the statement. Pause the video and read the statement at least 2 minutes. Now look at the board. अब इस टेबल जो आपकी बन गई ना, इसी टेबल को हम मैथमेटिकली मॉडल बनाएंगे। बहुत इजी है, कैसे बनाएंगे आप देखिए। सबसे पहले दो प्लांट है पी और क्यू, इनको दो अलग अलग प्लेस पे बनाइए। मैं बना देता हूं, ये पी प्लेस है और ये क्यू प्लेस है। थोड़ा डिफरेंस करके बना रहा हूं, बड़ा बड़ा बनाऊंगा, देखना ध्यान से। अब कहां पे सेल करने हैं उसको, ए बी और सी पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो मैं यहां पे बना देता हूं ए बी सी। क्लियर हुआ? डायग्राम समझ आया? अब कनेक्टिंग का मतलब ट्रांसपोर्टेशन दिखानी है। सबसे पहले पी प्लांट से ए प्लांट, मतलब सारे कनेक्ट हैं। पी प्लांट से ए भी कनेक्ट है, बी भी कनेक्ट है, सी भी कनेक्ट है। ऐसे ही सी प्लांट से भी क्यू प्लांट से भी कनेक्ट है, बी भी कनेक्ट है और सी भी कनेक्ट है। समझाया? क्यों? क्योंकि पी प्लांट से ए पर भी सेंड होते हैं, बी पे भी होते हैं, सी पे भी। ऐसे क्यू प्लांट से ए पे भी, बी पे भी और सी, इसका मतलब आपस में ये कनेक्ट है। अब देखिए, अब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करते हैं। पहले मैं इस टेबल को फिल करता हूं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। या सबसे पहले हम इनको रबी कर देंगे टेबल को, फिर हम सोचेंगे कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पी और क्यू, 8 और 6 क्या है प्रोडक्शन कैपेसिटी। कितने प्लांट यहाँ पे, कितने मशीन बनती है कंप्यूटर, 8। यहाँ पे कितनी मशीन बनती है, 6। समझ आया? यहाँ पे 6 कंप्यूटर बनते हैं और इस प्लांट पे 8 कंप्यूटर बनते हैं। इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। कितनी रिक्वायरमेंट है इनकी, 5 की। तो मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, 5। इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, इसकी भी 5 की रिक्वायरमेंट है। इनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, 4। ये चीज समझ आई? डायग्राम काफी आसान सा लग रहा है ना, कि ये दिखाता है कि ए को कितने चाहिए सिस्टम, 5 चाहिए। बी को कितने सिस्टम चाहिए, 5। सी को कितने सिस्टम चाहिए, 4। पी प्लांट कितने बनाता है, 8। क्यू प्लांट कितने बनाता है, 6। अब कॉस्ट को फिल करते हैं। पी से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। पी से ए की कॉस्ट कितनी है, 16। तो रुपीज 16। पी से बी की कॉस्ट कितनी है, 10। तो रुपीज 10। पी से सी की कॉस्ट कितनी है, 15। रुपीज 15। ऐसे क्यू पे आ जाइए। क्यू से ए की कॉस्ट कितनी है, 10। रुपीज 10। सेकंड की कॉस्ट कितनी है, 12। रुपीज 12। क्यू से सी की कॉस्ट कितनी है, 10। रुपीज 10। आई होप आपको ये चीज समझ आई। अब इसका कोई भी रोल नहीं रहा। अब हमारा यही डायग्राम है, इसी डायग्राम को हमें सोल्व करना है और वेरी वेरी इजी बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अब डायग्राम बन गया। अब इसको हमें मैथमेटिकल मॉडल का एक रूप देना है। कैसे देंगे? अब देखिए, ये 8 मशीन्स बनाता है। मशीन्स का मतलब यहाँ कंप्यूटर की बात करूं, ये 8 मशीन्स बनाता है और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 5। अब ये नहीं जरूरी कि ये 5 इसको दे दे, ऐसा नहीं जरूरी। क्यों? क्योंकि उसको हमें ऐसा फॉर्मेट बनाना है कि उसको मिनिमाइजेशन कॉस्ट करनी है। इसलिए ये नहीं पता हमें इसको कितने डिस्ट्रीब्यूट करें। इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, लेट। मैंने यहां पे किया लेट। जो पी प्लांट है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को कितने मशीन देता है, एक्स। मैं ये लेट कर लेता हूं, एक्स। क्लियर है?
ऐसे ही पी प्लांट बी को कितनी मशीन्स प्रोवाइड करता है? वाई। क्लियर है? तो अब मुझे ये बताओ कि पी प्लांट सी को कितने डिस्ट्रीब्यूट करेगा? छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं इसको नंबर प्रोवाइड करता हूं। पी प्लांट इसको 2 मशीन देता है, पी प्लांट इसको 3 मशीन देता है, तो इसको कितनी मशीन देगा? 2 और 3 5। कितनी बनाता है ये? 8। 5 इसको दे दी तो बची कितनी? 3, तो 3 इसको देगा। कैसे निकाला? 8 में से इन दोनों को ऐड करके, तो यहां पे कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी? 8 माइनस दोनों का सम। यहां तक समझ आ गया ना कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 2 प्लस 3 कितना करा अपना? 5, और 8 में से 5 को माइनस करते तो 3 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब यहाँ पे 2 और 3 तो है नहीं, यहाँ पे क्या है? x और y, तो दोनों को ऐड करा, 8 में से माइनस कर दिया। अब इस साइड आ जाइए, यहां आ जाइए, यहां से इसको x मशीन मिल गई। मैं मानता हूं, वही एग्जांपल लेता हूं, यहां से इसको 2 मशीन मिली। कितनी चाहिए थी इसको मशीन? 5। तो इसको कितनी ये प्रोवाइड करेगा? नेचुरली 5 माइनस 2 3 मशीन, क्योंकि इसको चाहिए 5। 2 यहां से आ गई तो 3 यहां से चाहिए इसको, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 5। अब यहाँ पे 2 तो नहीं है, यहाँ पे क्या है? x है, तो ये कितनी प्रोवाइड करेगा इसको? 5 माइनस एक्स। जैसे 5 माइनस 2 3 करा ना, ऐसे ये कितना आ जाएगा? 5 माइनस एक्स। ऐसे ही ये यहां से इसको y मिल गई, रिक्वायरमेंट कितनी है? 5, तो रिमेनिंग कितना रहा? 5 माइनस y, जो क्यों प्रोवाइड कर देगा। ऐसे ही यहां पे इसने इसको 5 माइनस एक्स इसको दे दी, 5 माइनस वाई इसको दे दी, तो इसके पास यहां पे देने को कितनी बची? टोटल कितनी थी इसके पास? 6, माइनस में दोनों का सम, कि जैसे इसको 3 दे दी, इसको 2 दे दी, तो 3 प्लस 2 5, 6 में से 5 करेंगे तो 1 इसको पास जाएगी। ऐसे यहां करिए सेम स्टेप, कि यहां पे इसको कितनी थी? 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, प्लस इसको कितनी थी? 5 माइनस वाई। अब रिमेनिंग किसको देगा वो? इसको। टोटल कितनी है इसके पास? 6, तो 6 में दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, कितना बन गया ये? 6 माइनस 5 और 5 10 माइनस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट सोल्व कर दो। 6 माइनस 10 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका मतलब -4 प्लस एक्स प्लस वाई, यही वैल्यू है। क्लियर है? अब मैं इसको इतना बड़ा ना लिख के, अब मैं इसको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं। यहाँ पे मुझे कितना मिला है? -4 प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर है? तो आपको समझ आ गया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ये आप एक्स्ट्रा में लिखना, ये तो मैं रब करूंगा क्योंकि बोर्ड पे कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए मुझे रब करना पड़ रहा है, लेकिन आप उसको शो करेंगे। मैं यहां से रब कर देता हूं। अब देखिए, अब कॉस्ट की बात करते हैं। हमारा फंक्शन क्या है? कॉस्ट। तो सबसे पहले कॉस्ट कैसे निकालोगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएगा। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहा हूं, z मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकालते हो? ये क्या इंडिकेट करता है? पहला यहां से इंडिकेट समझना क्या है। ये x तो नंबर ऑफ मशीन्स है, और ये रुपीस। एक मशीन को ले जाने की कॉस्ट कितनी है? 16 रुपीस। कितनी मशीन लेके जाता है? ये x। जैसे यहाँ 2 मशीन होती तो कितने रुपए लगते हैं यहां से यहाँ जाने के लिए? 16 इंटू 2 32 रुपीस लगते। यहाँ पे कितनी मशीन दी है इसने? x, तो 16 इंटू एक्स, कितनी कॉस्ट हो गई? तो आपको तो टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ना, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? 16 इंटू एक्स प्लस सेकेंड। देखिए कितने पैकेट आते हैं यहाँ पे मशीन? y, और एक पैकेट की कॉस्ट कितनी है? 10, तो y इंटू 10 कितना हो गया? 10y, प्लस यहाँ पे कॉस्ट कितनी है? 15, और कितने मशीन डिलीवर होती है? 8 माइनस एक्स प्लस वाई, तो सेम वही, प्लस में 15 मल्टीप्लाई 8। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा यहाँ पे? 8 माइनस एक्स और माइनस वाई,
यही बन जाएगा ना ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 8 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस, अब यहां पे आ जाओ, कितने पैकेट है ये मशीन, 5 माइनस 5, और एक को ले जाने की कॉस्ट 10, तो 10 से मल्टीप्लाई, फिर 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस एक्स प्लस यहां की कॉस्ट 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 12, 5 माइनस वाई, यहां की कॉस्ट 10 मल्टीप्लाई -4 प्लस एक्स प्लस वाई। ये चीज समझ आई। अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने से पहले हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार हो गया, बस इसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं, ये सारे कंस्ट्रेंट्स है आपके, डायरेक्टली कहूं तो यही कंस्ट्रेंट्स है आपके सारे के सारे। आपको पता है कोई भी प्लांट बना है तो नेचुरली बात है तो वहां पे कुछ ना कुछ प्लांट सेंड होंगे ही, नहीं तो कितने होंगे, 0। इसका मतलब ये सारी वैल्यू जो होगी वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, यही होगी ना। कि यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे x मशीन सेंड करी, तो कितनी मशीन हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, या तो एक भी सेंड ना हो, 0, या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 और 5, मैक्सिमम 5 हो सकती है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही ये सारी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। कभी नेगेटिव में नंबर ऑफ आइटम हो नहीं सकती। इसका मतलब ये सारी आइटम क्या आएगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सारे हमारे क्या बनेंगे, कंस्ट्रेंट्स। इसलिए इस डायग्राम को अच्छा बनाना। अभी मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, इसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले याद रखिए मैं क्या करना है मुझे, जैसे मैं लिख रहा हूं आप खुद लिखिए। सबसे पहला कंस्ट्रेंट्स क्या आएगा, मैं कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहा हूं, इसको भी सोल्व करेंगे। और कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से आएंगे, पहला कंस्ट्रेंट्स x, इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ऐसे सारे करने हैं। सेकंड क्या बन गया आपका y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड कंस्ट्रेंट्स क्या है, 8 माइनस एक्स माइनस वाई। मैं लिख देता हूं यहां पर, कहां लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, जरूर 8 माइनस, या मैं इसको रब करने जा रहा हूं तो याद रखिए जैसे मैंने इसको लिखा है ना, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ऐसे ही ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सभी आपके कंस्ट्रेंट्स है। तो प्लीज मेक अ नोट दिस और ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड। मैंने यहां सारी वैल्यू जो है यहां पे लिख दी है। अब इस डायग्राम का कोई यूज नहीं है तो इस डायग्राम को मैं रब कर सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूं, ये सारी वैल्यूज जो है ये मैंने यहां लिख दी है। चलिए पहले हम अपने कंस्ट्रेंट्स को सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहला क्या है, कंस्ट्रेंट्स आएंगे आपके, मैं यहां लिख रहा हूं। कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हो गए आपके, पहला कंस्ट्रेंट्स x should be greater than equal to 0, फर्स्ट हो गया। सेकंड कंस्ट्रेंट्स y should be greater than equal to 0। थर्ड 8 माइनस एक्स माइनस वाई should be greater than equal to 0। इस टाइप की टर्म आ जाए तो उसको सोल्व करेंगे आप। कैसे करेंगे आप देखिए ध्यान से, मैं सिंपल से तरीका बता देता हूं आपको। इस टाइप से कर लीजिए, 8 इस नेगेटिव टर्म दिए, इन नेगेटिव को मैं राइट साइड में लेगा तो ये प्लस का x प्लस का y। अब ध्यान से देखिए, ओपनिंग किसकी साइड है, 8 की साइड है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 8, क्योंकि ओपनिंग 8 की साइड ही रहनी चाहिए। चाहे आप इसको ऑर्डर चेंज कर दो लेकिन ओपनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे टर्म ही चेंज हो जाएगी। ऐसे ही फिफ्थ क्या है आपका, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो नेगेटिव x को उधर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 इज ग्रेटर इक्वल टू x, क्या लिख सकते हैं उसको, x इज लेस देन इक्वल टू 5। ऐसे ही सेकंड 5 माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
इसका मतलब क्या, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज लेस देन इक्वल टू 5। उसके बाद क्या है, -4 प्लस x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस का 4 है, इसको तो लेके जाओगे तो प्लस का 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। चीज समझ आ गई। तो हमारे ये कंस्ट्रेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। अब आप इसको सॉल्व करना है हमें, और इससे क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो प्लीज मेक अ नोट दिस कंस्ट्रेंट बिकॉज आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। नाउ डू सॉल्व दिस। करिए सोल्व। सबसे पहले क्या है आपका, z मिनिमम इज 16x प्लस 10y प्लस 15 का कितना हो गया 120 माइनस के 15x माइनस के 15y प्लस के 10 इंटू 5 50 माइनस के 10x प्लस 12 5 जा 60 माइनस के 12y 10 इंटू -4 -40 प्लस 10x प्लस 10y। अभी सोल्व करना पड़ेगा, इसको भी करिए। पहले x वाली टर्म देख लीजिए, 16x पॉजिटिव के और ये माइनस के, इसका मतलब x रह गया, और x कहां पर है, यहां पर, तो कितने हो गए 20, ये कितने हो गए आपके 11x। अब y, ये 10y और ये 15, माइनस के 5 और ये प्लस के 10, इसका मतलब प्लस के 5y, नहीं सॉरी अभी हमने पूरा नहीं कराया, वो दोबारा करके 16 प्लस पॉजिटिव और 10 पॉजिटिव, तो 16 प्लस 10 कितना हो गया 26, और ये दो नेगेटिव है, -15 और -10, माइनस के 25, तो ओनली कितना बचा, पॉजिटिव x बचा। ऐसे ही प्लस 10y और 10y 20y और 15y और 12y कितना हो गया 27, तो 27 माइनस के है और प्लस के 20, तो माइनस के 7y। उसके बाद कांस्टेंट 120 और माइनस के 40, तो प्लस का 80 आ गया। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, x माइनस 7y प्लस 190, एक मिनट रुकिए, सॉरी यहाँ और भी गलत है, ये रहा 120 और 60 कितना हो गया आपका 180, और 50 यहाँ पर भी है, ये कितना हो गया 230, और 230 में से 40 माइनस करेंगे तो 190 आएगा। क्लियर हुआ? तो दिस वन इज आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन एक बार यदि आपको प्रॉब्लम समझ आ गई है, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन काफी इजी है। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो आई विल डू कंटिन्यू इट फ्रॉम द नेक्स्ट। अब हमारे जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे किसके लिए, फॉर द एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज, जहां पे आपको एक्सरसाइज में सोल्व करनी है। अब आपको ऐसी इनइक्वालिटी दी जाएगी, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा और कंस्ट्रेंट दिए जाएंगे, और आपको उसको सोल्व करना है और उससे आपको सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। तो जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस यहाँ कराए हैं, उसको प्लीज स्टेटमेंट को वेरी वेरी केयरफुली रीड करिए और ध्यान से उसको मीनिंग निकालिए। यदि ये चीज समझ आ जाती है तो जो नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज होगी वो आपको खुद करनी है। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। So thank you once again for watching my video.